वो इनकी समझ में आ गई, मैंने नहीं देखा। भाई बोलिए अभी तुम आ गए। जवाब आ जाएगा, पड़ेगी। कंसंट्रेट इधर कर दो। एक बार से कॉन्सेप्ट और डोमिनेंस समझा दीजिए है कॉन्सेप्ट और डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट और डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये भी समझा। एक बच्चे ने पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझना है दोबारा से। चलिए समझाते हैं। सब बच्चों को जेनेटिक्स की परिभाषा पता लग गई। जेनेटिक्स किस किस का स्टडी है? इनहेरिटेंस और किस किस का स्टडी है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। इनहेरिटेंस क्या होता है? हाँ, प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। और वेरिएशन क्या है? डिग्री, डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज पेरेंट्स टू प्रोजेनी। सिंपल रूप से किसी में भी चेंज आएगी, है ना? वैसे तो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ही है ये दोनों जेनेटिक्स है। इनहेरिटेंस की जब हमने बात की तो इनहेरिटेंस के लिए हम मेंडल्स को लेके आए। किसको लेके आए? मेंडल्स को। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? टाइगम पे किए थे। कितने कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने? कितने ट्रेट थे? कितने ट्रेट थे? 14। कितनी वैरायटी थी? 14। ट्रेट और वैरायटीज आपस में बराबर थी। ठीक। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैरेक्टर्स को लेके, इन ट्रेट्स को लेके, तो उन्हें खास बात दिखाई दी, है ना? क्या? कि जब हम प्योर, प्योर लाइन क्या होती है? है प्योर लाइन क्या होती है? हाँ, प्योर लाइन, लाइन से क्या मतलब है? प्योर का मतलब तो समझ में आ गया, लाइन का क्या मतलब है? यानी जनरेशन टू जनरेशन कोई चेंज नहीं होता। जीनोटाइप में कोई चेंज, नो चेंज इन जीनोटाइप फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसे क्या कहते हैं? ट्रू लाइन। और जब मेंडल ने ट्रू लाइन जो पी प्लांट थे उनके बीच में क्रॉस कराया तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। क्या पैटर्न नजर आया? उन्हें नजर आया जो दो पेरेंट्स के ट्रेट हैं उनमें से केवल फर्स्ट जनरेशन में एक ही पेरेंट का ट्रेट अपीयर होता है, दूसरे पेरेंट्स का ट्रेट अपीयर नहीं होता। और ये उनके 14 टू 14 ट्रेट्स के जो थे उन सब में ये बात लागू हुई। एक वर्ड होता है एलील। एलील क्या होता है बच्चों? अ पेयर ऑफ जीन ऑफ कंट्रास्ट ट्रेट, है ना? उन्हें बात, तो उन्होंने कहा कि भैया जो अपीयर होता है ना ट्रेट, वो डोमिनेंट, जो ट्रेट अपीयर होता है वो क्या है? डोमिनेंट है। और जो ट्रेट अपीयर नहीं होता वो क्या है? रिसेसिव। ठीक। अब उस समय में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस नहीं था उनका। उन्होंने कहा भाई ये होता है, एक दिखाई देता है वो डोमिनेंट है, जो दिखाई नहीं देता वो। ठीक। फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है, तो फिर ये जो रेसेसिव पेरेंट्स है ये क्यों है? रेसेसिव पेरेंट्स है ये क्यों है? ये नहीं होने चाहिए। तो फिर उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट से उनमें क्या कराया? सेल्फ पोलिनेशन कराया। क्या कराया? सेल्फ पोलिनेशन के लिए छोड़ दिया उन्हें। और जब सेल्फ पोलिनेशन उन्होंने कराया तो सेकंड जो फिलियल सेकंड था उसमें क्या दिखाई दिया उन्हें?
F2 में डोमिनेंट और जो रेसेसिव थे उनमें एक पैटर्न दिखाई दिया 3:1, या जो दो पेरेंट्स उन्होंने लिए थे उन्होंने उनमें उनकी प्रोजनी में दिखाई दिया कि भैया 3:1 का रेशियो है। यानी कि वो रेसेसिव कैरेक्टर जो F1 में नहीं दिख रहा था उन्हें F2 में अपीयर हुआ। उससे इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है ना ये कहीं जाता नहीं है और ना ही इसकी मिक्सिंग होती ब्लेंडिंग होती है, ये बना रहता है। और एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। ठीक, अब यहां पे हम एक जीन की हेरिडिटरी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ठीक है हम मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों करें, ये तो जो लागू होगा सब पे लागू होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किस पे किए थे, मिराबिलिस जलापा पे आया पहले, सबसे पहले तो मिराबिलिस जलापा पे आया और फिर हैं वही तो फ्लोरोफोर प्लांट है। फिर किस पे आया, टॉप फ्लावर पे। इसे क्या कहते हैं, स्नैप ड्रैगन। इसके एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने रेड फ्लावर लिए, क्या लिए, रेड फ्लावर लिए और इसका क्रॉस किसके साथ कराया, व्हाइट फ्लावर के साथ कराया। रेड प्योर लाइन के थे RR और व्हाइट का जीनोटाइप ये हो गया, ये रहे पेरेंट्स। अब इनके गैमीट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमीट्स में क्या होता है, अलग अलग हो जाएंगे ये एक गैमीट, ये एक गैमीट्स, ये एक गैमीट्स, ये और एक गैमेट, ये हुए गैमीट्स। अब इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के पास ये गैमीट जरूर थोड़ा ना कि ये निश्चित है, ये गैमीट किससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है। जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। ये इससे भी तो मिल सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसे ही दूसरा गैमीट्स है, इसकी भी पॉसिबिलिटी दो इसके साथ है और इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ। ये सारे के सारे F1 जनरेशन की प्रोजनी थी। लेकिन इन पे जो फ्लावर लगे मेंडल के अनुसार कैसे होने चाहिए थे, ये रेड, लेकिन ये रेड नहीं थे, दीज आर पिंक, दीज आर पिंक। ऐसा नहीं था कि रेड कलर और व्हाइट कलर मिलके पिंक कलर बन गया, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो ड्राइंग में तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ कि भाई रेड और व्हाइट मिलके पिंक हो गए इसलिए पिंक आ गए। उस कॉन्सेप्ट से नहीं से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई डोमिनेंस कब होता है, और इसे ही कहा गया, क्या कहा गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां पर ये कहेगा कि भाई ये जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में क्या रहा, फेल रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इस कारण से वो कैसा हो गया, पिंक हो गया। अब इसे समझना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं बच्चे, जीन। किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, जीन होते हैं। और आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम जीन होते हैं क्रोमोसोम पर, जीन किस पे होते हैं, और क्रोमोसोम होते हैं पेयर, क्रोमोसोम होते हैं पेयर में। इन्हें जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है 21वां पहले वाले के साथ जाके पेयरिंग कर लेगा या 11वां 18वें के साथ कर लेगा, ऐसा नहीं है ना। अगर पेरेंट्स का, अगर माँ का पहला है तो वो फादर के पहले क्रोमोसोम के साथ ही पेयरिंग करके जाइगोट में रहेगा। क्यों, क्योंकि उस पे कंसर्न जीव जो है उनका सीक्वेंस
और उसकी सीक्वेंस क्या होती है, बराबर रहती है। तो एक ही लोकाई पे रहते हैं तभी वो होमोलोगस हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लोकस बदल जाए तो वो होमोलोगस कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए पेयरिंग होती है। और पेयरिंग कहाँ होती है, अभी आएगा जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें बातें जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जीन है और ये जीन डोमिनेंस का है। वास्तव में जीन क्या है, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। जीन किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। और डीएनए का क्या काम है बच्चे, डीएनए का क्या काम है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसे देता है, मैसेंजर आरएनए को। किसे देता है, और मैसेंजर आरएनए फिर उससे क्या बनाता है, एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए भी क्या चाहिए, एंजाइम। जब वो एंजाइम पूरा बनता है तो वो प्रोटीन पूरी बनेगी। जीन से प्रोटीन बनने का मतलब ही क्या है, जीन का एक्सप्रेशन। जीन से प्रोटीन बनने का मतलब ही क्या है, जीन का एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो कलर के लिए जीन जिम्मेदार है डोमिनेंस के केस में, वो अपने एंजाइम को पूरा पूरा बना रहा है। वो पूरा पूरा क्या कर रहा है, बना रहा है। अब ये जो दूसरा जीन है, अगर सपोज कीजिए ये आर है, ये भी एंजाइम बना रहा है वो, और ये भी हेल्प कर रहा है एंजाइम बनाने में, चाहे ज्यादा चाहे कम, चाहे ज्यादा चाहे कम। इसका मतलब ये इसे ही सपोर्ट कर रहा है, इसकी कलरिंग को ही सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इसी की कलरिंग को क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। जब वो इसी की कलरिंग को सपोर्ट कर रहा है तो वो जीन जो है, जब ये काम होता है, जब ये काम होता है, जिस कंडीशन में ये काम होता है कि वो कंडीशन फेवरेबल है इस जीन के लिए कि ये इसका सपोर्ट करे, कंडीशंस वो फेवरेबल है कि वो इस जीन का क्या करे, सपोर्ट करे। तो ये जीन पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाता है और यहां पर डोमिनेंस दिखाई देता है, यानी रेड कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशंस ऐसी बन रही हो इस जीन पैटर्न पर कि ये उस एंजाइम को बना ही ना पा रहा हो, या ये क्या हो, दो दो कारण बताए थे मैंने, तीन चीजें बताई थी मैंने। पहला क्या, कम बनाए या ठीक बनाए। दूसरा क्या बनाए, बनाए। तो जीन तो हो, एंजाइम, और तीसरी क्या बताई थी मैंने, जीन ही ना, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन ही ना। तो इन बाद की दोनों कंडीशन में इसकी जो इसका जो काम था उसे सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिल रहा, ये केवल अपना अपना काम करता रहा, लेकिन इसे जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। इस कारण से इसका जो प्रोटीन था वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हुआ, पूरी फॉर्म में नहीं बन पाया, इसलिए वो इनकम्प्लीट रूप में दिखाई दिया और हमें पिंक कलर की प्रोजनी प्राप्त हुई। इज दैट क्लियर, आगे समझ में आ गया। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंस को समझ। कोडोमिनेंस समझ में आ गया, कोडोमिनेंस क्या होता है बताओ, हैं? हाँ, दोनों अपना अपना शो कर रहे हैं भाई, तू अपना शो कर, मैं अपना शो करूंगा। तो वहां पे क्या आ जाता है, कोडोमिनेंट। तो बच्चों ये जीन की नेचर है, जीन का कंस्टिट्यूशन है, जीन का एनवायरमेंट है, जिस रूप में वो बिहेव शो करता। इज दैट क्लियर। वास्तव में जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेंट जीन से ही म्यूटेंट होके बनता है। भाई पहले ट्रेट एक रहा, कैरेक्टर और ट्रेट एक ही रहा। कैरेक्टर क्या रहा, कैरेक्टर भी एक था, ट्रेट भी एक। लेकिन उस ट्रेट में थोड़ा सा क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और जब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो वो क्या बना, रेसेसिव बना। ठीक है नहीं, तो यानी कंस्टिट्यूएंट में थोड़ा सा ही चेंज है उसमें, डोमिनेंट और रेसेसिव जीन में। क्लियर, चलिए कोडोमिनेंस भी समझ में आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया, डोमिनेंस समझ में आ गया, और हमने
कल ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेके बताया था आपको। अच्छा, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेके बताया था, उसमें समझ में आ गया सब बच्चों को, है ना। सपोज कीजिए एक ऐसे फादर है जिनका ब्लड ग्रुप ए, जिनका क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, और मदर एक ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप बी, इस टाइप का बी है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गई इतनी। इनके बच्चों में, इनके यानी बाप का ब्लड ग्रुप ए है, मां का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, अपेयर होके देखने में। इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें किस किस ब्लड ग्रुप की संभावना है? ए और बी, ए बी, यानी चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं इनके बच्चों में। इनके बच्चों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। देखिए कैसे, गैमीट्स बनाइए। ठीक है, इसमें स्पर्म बनेंगे दो तरह के, क्योंकि ये कैसे है, होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे है, तो इस जब मियोसिस होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम बटेंगे, तो आधे स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें ए जीन होगा, आधे ऐसे होंगे जिसमें ए ब्लड ग्रुप वाला जीन। ऐसे ही मदर में जब ओवम बनेंगे तो ये बनेंगे। अब चांसेस क्या है, देख लो भाई चांसेस। ये मेल, दैट इज फीमेल, आई ए वाला स्पर्म, आई ओ वाला स्पर्म, आई क्या, कहाँ भी, क्या कह रहे हो, ये ठीक है। अच्छा मैंने पलट दिया इसे एक पे। ये कौन है, मेल है, मेल था क्या, बढ़िया फीमेल। एक मिनट, अच्छा अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। ठीक 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 समझ गया मैं। मेल ऊपर आएगा तो आई ए यहाँ पर आएगा और आई ओ यहाँ पर आएगा, और इसे बी कर देना। क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये स्पर्म इस ओवम से मिलेगा, कंडीशन बन जाएगी आई ए एंड आई बी। अगर ये इससे मिलेगा तो कंडीशन बन जाएगी आई बी एंड आई ओ। अगर ये इससे मिलेगा तो आई ए एंड आई ओ। डोमिनेंट हमेशा पहले लिखता हूं मैं, अब भी पहले लिखने की आदत डाल लिया डोमिनेंट को, तो उससे आसानी रहेगी। और ये कंडीशन हो जाएगी ये, है ना। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है ए, और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। चारों संभावनाएं हैं, क्या है, और ये चारों संभावनाएं वही बताएगा बच्चा जो इसे प्रॉपर पढ़े होगा। वही पेरेंट्स अपने ध्यान में रखेगा जो इसे प्रॉपर पढ़े होगा। और जो अधूरी जानकारी रखेगा वो लड़ेगा कि तेरा, मेरा ब्लड ग्रुप ए, तेरा बी, तो बच्चों में या तो ए हो या बी हो या ए बी हो, ये ओ कहां से आया, है ना, ये ओ कहां से आया, हाँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेनी, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेनी, है ना। अच्छा,
यहाँ पर क्या संभावना है? या 50%। और ये जरूरी नहीं है कि 50-50% कंटिन्यूस या इसी सीक्वेंस का कोई वो नहीं है ना, कोई संभावना है 50% इधर 50%। इज दैट क्लियर? अभी जरा हम कुछ और कंडीशन समझेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, फिर उसके बाद लिंकेज को भी समझेंगे है, और फिर इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमें करने, पता है ना, जेनेटिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमें करने होते हैं। मैं बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अब हम समझेंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। टू जीन इनहेरिटेंस है, दो जीन, टू जीन इनहेरिटेंस है। हाँ, दो जीनों की वंशानुगति, टू जीन। मेंडल ने चूंकि 7 कैरेक्टर लिए थे, तो उसने कहा कि यार ठीक है, एक एक जीन के तो बहुत हो गए। अब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कैसे किए, दो जीन वाले। उन्होंने देखा कि भाई सीड जो है, सीड पे किया, उन्होंने लिया राउंड सीड विद येलो कलर, राउंड सीड विद येलो कलर, राउंड एंड येलो सीड, और इसका क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ। ये फिनोटाइप है। बच्चे राउंड कैपिटल आर येलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इसका क्रॉस करा दिया किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है, क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। अब देखो ध्यान रखिए, आर एंड वाई, आर एंड वाई ये एक ही कैंडिडेट में है, तो इसका मतलब ये अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट। क्लियर होगी बात? दो अलग अलग ट्रेट है, तो उसी कैंडिडेट में रहेंगे तो दोनों ट्रेट, उसके गैमिट में रहेंगे तो ये दोनों ट्रेट। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कहा जी इसके गैमिट में एक आर इधर चला गया, एक आर इधर चला गया। एक हमेशा गैमीट्स बनने में 50-50% क्या है, 50-50% का बंटवारा होता है, ये ध्यान में रख के चलेंगे। अब इसी प्रकार से एक वाई इधर आ गया, एक वाई इधर आ गया। क्लियर? ये गैमीट, ये गैमीट हमेशा किस में दिखाई जाएंगे, राउंड में। ये एक रूल है। इसी प्रकार से यहां पर भी ये दो तरह के गैमीट्स बन जाएंगे जैसे इधर बने हैं। अब बच्चे ये इससे भी मिल सकता है, मिल सकता है, तो जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है। क्लियर? ये F1 प्रोजनी रहेगी। F1 से आपको पता लग गया सीड से कि भाई सारे के सारे सीड कैसे हैं, राउंड है और येलो, राउंड है और इससे आपको पता लग गया कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। क्या पता लगा कि भैया जो राउंड है वो रिंकल्ड पे डोमिनेंट है, और जो येलो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट है।
ये बात पता लग गई आपको? चलिए, 100% डोमिनेंस शो हो गया। ये किससे मेल खा रहा है? ये किससे मेल खा रहा है? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से सेम टू सेम मेल खा रहा है। यहां तक मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस किया था मेंडल ने, तो उसके जैसा ही है कि भैया डोमिनेंट शो होता है, रिसेसिव छिप जाता है, चाहे एक जीन को साथ में एक ट्रेट को साथ में लेके चलो, चाहे दो ट्रेट को साथ में लेके चलो। तो यहां तक तो कंफर्मेशन था। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसकी क्या करा दो, सेल्फिंग करा दो। फिर उन्होंने इसकी सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। तो सेल्फिंग में क्या हुआ भैया? सेल्फिंग जब उन्होंने कराई, अभी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से समझेंगे, पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं। सेल्फिंग जो कराई, सेल्फिंग के जो रिजल्ट आए मोटे मोटे, तो सेल्फिंग के रिजल्ट में उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल, अगर ट्रेट को देखे तो 3:1 और 3:1 की जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बात कही थी, उसे फॉलो कर रहा है। उसे क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। जो 3:1 की रेशो वहां थी, 3:1 की रेशो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। वहां पे 3 क्या दिखाई दे थे? टॉल और एक द्वार। 3 रेड, एक व्हाइट। 3 रेड, एक व्हाइट। वहीं यहाँ पे जो हमने ट्रेड आपस में अलग अलग लिए हैं, अगर हम अलग अलग उनका देखें डोमिनेंस का, तो वही सिक्वेंस हमें दिखाई दे रही है, 3:1, 3:1 की। कैसे? ये भी देखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई जब हम कराते हैं इसे, तो एक और चीज उन्हें नजर आई। कहा यार, दो पेरेंट्स तो, दो कुछ कैंडिडेट तो मिल रहे हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स से मिलते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन कहीं का कहीं नहीं है, वो प्योर लाइन में नहीं था और नई लाइन में बन गया वो। अब उनके दिमाग में एक और नियम कौंध गया कि भाई कुछ और भी होता है, और उन्होंने एक रूल निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। क्लियर आई समझ में यहां तक बात, या नहीं आई? अब हम इस रूल को देखेंगे, और इस रूल के साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट को भी पूरी तरह से हम समझेंगे। हाँ जी, किसके लिए? नहीं, जो सेकंड F2 जनरेशन है, जो मैंने अभी बनाई नहीं, अभी पता लगेगा उसमें 9:3:3:1 क्रोमोजेनी का रेशो है वो। लेकिन अभी जो मैंने बात बताई, उन्होंने कहा था रेड और व्हाइट लिया, रेड का व्हाइट के साथ कितना है? 3:1। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे उसके डोमिनेंट का उसके रिसेसिव के साथ, उसके डोमिनेंट का उसके रिसेसिव के साथ क्या रेशियो है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट में सर टी के बाद इन, अच्छा सॉरी। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिए यही थे प्राणी। क्या क्या लिया उन्होंने? कलर करके दिखाऊं या सारा इससे कर तो समझ जाओगे, या कलर से समझाऊं? है सिंपल, इधर इस वाली पेन से समझ जाओगे सारा। चलिए, उन्होंने कैसे सीड लिए भैया? राउंड, और अब संक्षेप में लिखूंगा, राउंड एंड येलो। राउंड एंड, और उसका क्रॉस किसके साथ कराया था? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये है फिनोटाइप, और इसकी अगर हम बनाए जीनोटाइप, तो राउंड के लिए आर आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जीनोटाइप है बच्चे, जीनोटाइप। और इसे करने के बाद जो बनेंगे वो सब आप जानते हैं, F1 जनरेशन में सिर्फ से छोटा करके बनाया जा रहा है, आर आर
वाई वाई, आर आर वाई वाई। ये कैसे हैं सारे के सारे? कैसे हैं बच्चे सारे के सारे? हैं? राउंड एंड येलो। अब ये क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो पहले तो गैमीट बनाने के प्रोसेस को समझिए। गैमीट बनाने के प्रोसेस को समझिए। और जब गैमीट बनाने का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, तब इसका फ्यूजन समझ में आ जाएगा। देखिए, गैमीट बनाने का प्रोसीजर वही है जो मैंने बताया था, 50-50%। क्या है? इसे समझिए। यहां पर पहले एक ट्रेट को पकड़ते हैं, तो भैया 50 एक में जाएगा, 50 एक में जाएगा, तो आर एंड हो गया 50-50। अब ये जो आर है, ये जो बना है, अब ये जो दूसरा ट्रेट है, ये भी 50 इसके जाएगा और 50 ये वाला जाएगा इसके उसमें। तो 50 आर के साथ वाई गया और 50 आर के साथ स्मॉल वाई गया। ऐसे ही इस वाले के साथ भी 50 ये जाएगा और 50 ये जाएगा। आर के साथ वाई ये गया और आर के साथ वाई ये गया। और पूरे कॉन्सेप्ट में हम देखें तो 25-25% हो गया ये। पूरे कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो कितने कितने परसेंट हो गए? 25-25। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए। इसका ये कितने परसेंट है? 50%। इसका ये कितने परसेंट है? और इसका ये कितना है? 25%। ये है कहने का मतलब। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि 25 ये है, 25 ये तो मिलके 50, 50 ये है, 50 ये मिलके हो गया 100। ऐसे ही दूसरे के बारे में। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये वाला बनाएगा। तो ये गैमेट तो सेम ही रहने वाले हैं। ये गैमेट तो क्या रहने वाले हैं बच्चे? जो गैमेट ये हैं वही गैमेट ये देखो, ये गए 50%, ये गया 50%, ये गया। इसके 50% में ये आएगा और 50% में स्मॉल वाई आएगा। इसके 50% में ये आएगा और 50% में ये आएगा। कितने प्रकार के फीमेल गैमीट बने? 4 प्रकार के मेल गैमीट, 4 प्रकार के फीमेल, 4 प्रकार के पोलन ग्रेन और 4 प्रकार के एग। ठीक है, इस टाइप के। अब यही आपस में क्रॉस करेंगे, इनके ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो भैया पनट स्क्वायर का हम सहारा लेंगे। पनट साहब का सहारा लिया जाएगा। ये रहा हमारा 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार से ये 1 2 3 एंड 4। ये मेल और ये फीमेल। गैमेट क्या था भैया? आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर। यहां तक बात समझ में आ रही है? गैमेट बनाना आ गया सब बच्चों को? अभी ये मैंने, हाँ अभी इसके बनवाए हैं, अभी 3 वाले के बनवाऊंगा आपसे और 4 वाले के होमवर्क दूंगा मैं आपको। ठीक है नहीं? ये आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए कि भाई यही चीज कैसे बनती है ना? क्लियर? यस सर। अब क्या होगा? अभी ये पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद सीड बनेंगे। अब हम सीड को देखेंगे कैसे बन रहे हैं। अगर ये वाला पोलन, ये वाला मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से टकराता है, तो कंडीशन बनती है दिस वन। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर ये इससे मिलता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों?
और अगर ये पोलन ग्रेन इस एग से मिलता है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल। हमें F1 जनरेशन में पता लग चुका है कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, क्योंकि वहीं पे हमने पता कर लिया था कि चारों में कौन कौन से डोमिनेंट है और कौन कौन से रिसेसिव। यहां से आइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहां से आएंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। पहले हमेशा डोमिनेंट लिखेंगे भले ही कौन सा हो। यहां से आएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहां से आएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस और इसको देखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इन्हें देखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इन देखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनको देखेंगे, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसको देखेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और लास्ट वाले में देखेंगे, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसे देखेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और इसे देखेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बन गई कि भैया अगर कोई पोलन ग्रेन किसी संभावित एग के साथ मिलता है और जो सीड बनते हैं तो इतने तरह के सीड हमें प्राप्त होंगे। अब हमें इसमें देखना है कितने तरह के हमें फिनोटाइप मिल रहे हैं, कितने तरह के हमें जीनोटाइप मिल रहे हैं, और कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हम शुरू में लेके चले थे, और कौन से कॉम्बिनेशन जो है ऐसे है जो नए कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतने वाले हिस्से को हटा दूं अब मैं। इतने वाले हिस्से में बस केवल इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ऊपर वाले की। हाँ, चलिए देखते हैं, इस पे नजर डाली है, इसके फिनोटाइप पे कैसे नजर डाल, कैसे सीड होंगे ये, राउंड एंड येलो। आपने कहा कि राउंड एंड येलो मिले हैं हमें, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो मिले हैं हमें ये। चलिए, राउंड एंड येलो हो गया ये हमारा। ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा ये भी। चलिए, दूसरा हो गया राउंड एंड येलो। एक मिनट, राउंड एंड येलो ये कैसा है, और ये कैसा है, राउंड एंड येलो। ये कैसा है बच्चे, राउंड एंड, क्या ये राउंड और येलो है, ये कैसा है, राउंड एंड येलो। क्या ये राउंड और येलो है, ये 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 प्रोबेबिलिटी हमें मिली राउंड एंड येलो। कितने हैं टोटल, अगर हम इन्हें गिने कितने हो गए, 9। गिन लिए सब बच्चों ने, 9 हमें संभावनाएं ऐसी मिली जिसमें 9 सीड हमें ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। बिल्कुल ठीक। जहां तक हमारे टिक लग गए उससे अगला पकड़ लो, ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। कैसा है बच्चे, तो यहां पे लिख दिया हमने राउंड एंड, तो ये राउंड एंड ग्रीन है। ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन है ये।
ये कैसा है? नहीं है। क्या ये राउंड एंड ग्रीन है? ये कैसा है बच्चे? है? कौन सा ग्रीन है? ये वाला। ये राउंड एंड ग्रीन है। ये नहीं है। ये तो कितने आ गए ऐसे? तीन आ गए। राउंड एंड ग्रीन कैसे आ गए बच्चे हमारे पास? तीन आ गए। अब उससे अगली संभावना देखो जहां हमने छोड़ा था। ये कैसा है? रिंकेड एंड येलो। रिंकेड एंड येलो। ये रिंकेड एंड येलो है। ये रिंकेड एंड येलो। ऐसे कितने हो गए? तीन। अब ये लास्ट बचा, ये कैसा है बच्चे? रिंकेड एंड कितना है ये? वन। कितना है? वन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये फिनोटिपिक रेशो। कैसी रेशो है बच्चे? फिनोटिपिक रेशो। 9 राउंड एंड ग्रीन है। 3 सॉरी राउंड एंड येलो 9 है। राउंड एंड ग्रीन 3 है। रिंकल्ड एंड येलो 3 है। रिंकल्ड एंड ग्रीन जो पहले थे मैंने दोनों व्हाइट से लिखे हैं। जो पुराने थे वो व्हाइट से ही लिखे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तो वही है जो हमने लिया और ये वही है जो हमने लिया था। यानी ये दो कैरेक्टर तो वही चल रहे हैं जो थे। नए कौन से आए हैं? रिकॉम्बिनेंट क्या बना है? ये यानी टोटल है 16। 16 में से 10 तो वही है जो पुराने हैं और 6 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो नए हैं। इन पे भी सवाल आते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग तरह से निगाह में रखना है ना। सवाल कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछता है, वो भी मैं बात बताऊंगा। इसी पे ज्यादातर पूछता है। अब इनके क्या देखें? जीनोटाइप। जीनोटाइप भैया एक तो ये है RR YY जो प्योर है। कितना ऐसा? एक ही होगा मेरे हिसाब से। ऐसा एक ही है, 1। चलो ये क्या है बच्चे? RR YY। ऐसे कितने हैं? एक ये है और एक कहाँ है? ये वाला। ये आगे दो। चलिए फिर उससे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है बच्चे? कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y। यही है ना? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कितने हैं भैया ऐसे? एक ये है और दूसरा कहाँ है? थर्ड लाइन में ये वाला। यस। कितने आ गए बच्चे? तो चलिए अब ये क्या कंडीशन आ गई? ये वाला हो गया। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y प्योर तरह से हाइब्रिड है ये तो, है ना? हाँ जी। एक ये है। हाँ एक ये है। एक ये है दो। ये वाला तीन और एक ये 4। चलिए और उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन पकड़िए, कौन सा आ गया? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। कितने हैं ये? कैपिटल R स्मॉल y कितना है बच्चे? एक ही है। एक ही है। चलो ये भी गया। अब कौन रह गया?
ये हो गया हमारा, ये तो हो गया ना। हाँ हो गया, कैपिटल आई स्मॉल कैपिटल वाई हो गया ये। अच्छा इस पे निशान लग गया। अब ये वाला हो चुका हमारा। ये क्या था? हाइब्रिड, एक तरफ से हाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये कितने हैं? एक ये है और एक कहाँ गया? ये वाला। हाँ ये रहा। तो हो गया, चलो ये भी गया। अब क्या रह गया बच्चे? हाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये कितने हैं? ये वाला, ये है एक ही है। अब क्या रह गया? है ये वाला। ये और भी कोई रह गया क्या? कोई बचा है क्या इसमें? हाँ एक ये वाला कैपिटल आर, हाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हम दो है ना ये। अच्छा, ये पहले आना था इससे। तो लिख दूं ना, और ये रह गया आखिर में ठीक। ठीक है, ये क्या है बच्चे इसकी? है जीनोटिपिक रेशो। क्यों कराई मैंने ये ऐसे? इन पे सवाल आते हैं, इन पे क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। आपको पता होने चाहिए कि इसे पढ़ना कैसे है। देखो सवाल कैसे पूछेगा, वो पूछेगा 2000 में 2000 प्रोजनी में से कितने डोमिनेंट रेड एंड डोमिनेंट येलो बनेंगे। सॉरी रेड नहीं यार, राउंड है। राउंड और येलो शीट प्राप्त होंगे कितने में से? 2000 में से। 2000 में से कितने क्या मिलेंगे? डोमिनेंट राउंड एंड येलो। कितने में पूछ लिया? 2000 में। 2000 में पूछ लिया। कैसे निकालोगे? क्यों कर देंगे हाफ? आपके पास तो केवल ये है बेस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, भाग कर देंगे। हाँ कितने से? देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। ये टोटल कितने थे हमारे? 16। कितने थे? और 16 में से ऐसा कितना निकल रहा है? एक। 16 में कितना मिल रहा है भाई? ये हमारे 16 है ना। 16 में से ऐसा कितना है जो राउंड भी और डोमिनेंट हो, प्योर हो? प्योर भी कहेगा ये। हाँ अगर इसने कह दिया, देखो अगर इसने प्योर और हाइब्रिड का कोई जिक्र नहीं किया तो हाइब्रिड उसमें सम्मिलित होंगे, है ना। उसने कहा प्योर या होमोजाइगस या हिट्रोजाइगस शब्द इस्तेमाल भी कर सकता है वो। होमोजाइगस राउंड और येलो कितने मिलेंगे? तो इसका सीधा सा तरीका है होमोजाइगस राउंड एंड येलो। तो भैया ये है। वो फिनोटिपिक में पूछ रहा है या जीनोटिपिक में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसने कह दिया कि राउंड और येलो कितने मिलेंगे 2000 में, तो कौन सी रेशो लोगे? 9। कौन सी रेशो लोगे? 9। और अगर पूछ ले प्योर, हाँ तो क्या लोगे? 1। अब इसे करना कैसे, दोनों से हम देखेंगे। सपोज कीजिए उसने पूछा कि भाई इनमें 2000 में राउंड और येलो हमें कितने प्राप्त होंगे। हालांकि वो ऐसी फिगर देगा, ये तो 2000 मैंने रैंडमली बता दी, जो
इसमें आती है कटने वाली, उससे कटेगी। चलो फिर भी नहीं कटने वाली मैंने रैंडम बता, देखो कैसे। हमें पता है 16 में कितने हैं ऐसे? 9। 16 में कितने ऐसे? इन 16 में राउंड और येलो कितने हैं? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? 16 में कितने हैं? 9। एक में कितने होंगे? एक में होंगे 9/16 और 2000 में होंगे 9/16 इंटू 2000, है ना? और क्लियर? और इसका एक सिस्टम होता है, इसका एक सिस्टम होता है n/6 नंबर n/16 इंटू गिवन नंबर, n/16 इंटू गिवन नंबर। n क्या है? वो रेशो है। n क्या है? वो रेशो है जिसमें ये प्रेजेंट होता है। n वो रेशो है जिसमें वो प्रेजेंट होता है। अब ये भी मैं निकालना सिखाऊंगा कि कोई रेशो कैसे निकाल ली जाती है बिना एक्सपेरिमेंट को किए, कैसे पता लग जाए कि किसका कितना होगा। ये भी हम अभी सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम नहीं सीखेंगे वरना मिक्स हो जाएगा मामला। पहले यहां सीधा सीधा सीख लो। यहाँ पे जो उसने पूछा उसका अनुपात कितना है बताओ? 9। जो उसने पूछा है उसका अनुपात कितना है? 9। और टोटल हमें पता है इसमें 16 ही है। और गिवन नंबर कितना दिया उसने? 2000। 1000 देता तो 1000, 1600 देता तो 1600, और जो भी उसे गुना भाग करके आता, अगर फिगर पूरी कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो कोड में ही उसका आंसर लिखा है। ठीक है? क्लियर आ गया या नहीं आया? काट के दिखा दूं? कितने में पूछा? 2000 में। तो भैया 2000 में ऐसी कौन सी फिगर है जो इसे भी काट रही है, इसे भी काट रही है? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 500, 2 दूनी 4 और 2 250, 16। 2 से नहीं कट रहा तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 250। क्या चीज? 9? 125। हाँ 125 आ रहा है। नहीं, मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बता दूं। देखो 4.5, 4.5 था ना ये। इसका मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ गुना करने का। मौखिक कोई गुना नहीं करना। कितना आ रहा था मेरा? 250। 250 कितना आ रहा था वो? कट के कितना आ रहा था ऊपर? 500 से ऊपर 250। और 250 की गुना किसमें करनी मुझे? 4.5 में। 250 चौका कितने होते हैं? 1000। और 0.5 का मतलब आधा, तो कितने हो गए वो? कितने हो गए? 1100। कितने हो गए? 1100। तो 1100 आंसर है। आप पॉइंट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं गुना, वो नहीं कर सकते पॉइंट लगा फिर पॉइंट लगा हुआ है, वो वाला तरीका नहीं चलता यहाँ पे, है ना? तो कितने आ गए? 1100। है 1125। 125 है तो 125 जोड़ दो उसमें, 1125 आ जाएगा आंसर। क्लियर? अगर ये पूछा जाता कि प्योर राउंडर ये कितने हैं तो कैसे लगाते? 1/16 इंटू, और ये कहां तक कट रहा है इससे? 250 तक। 250 के बाद भी नीचे कुछ आता है? 125 आता है, फिर 2, तो फिर कितना आ गया? 125। काटते चले जाओ, जहां तक कट रहा है वहां से काट दो। और है तो नहीं? बता दो नंबर। तो इस तरह से पूछे कोई भी निकाल लोगे आप, ये डायरेक्ट सवाल है, इन पे कोई ज्यादा। हटा दू इसे। हाँ अभी एक चीज और, एक चीज और हमने बताया कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, वो कुछ नहीं होता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही मल्टीप्लीकेशन हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। जीनोटिपिक रेशो क्या आती है मोनोहाइब्रिड में? जीनोटिपिक रेशो
ये और फिनोटिपिक रेशो आई 3:1, ठीक है। और यानी कि राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड, जी बताओ इसमें रेशो कहाँ है? राउंड एंड रिंकल्ड निकालो, पहले पहले राउंड निकाल, केवल एक ही कैरेक्टर देखो, येलो भूल जाओ। ये चुप कैसे हो गए? गणित शुरू हो गया और उसके लिए चाहिए ब्रेन, वो इनमें है नहीं, तबेले में रहते हैं ये। अब से बच्चे सही कह रहे हैं, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कह दी। हाँ चलिए, मैंने कहा केवल राउंड एंड रिंकल्ड को देखिए। राउंड कितने हैं बताइए, चाहे कहीं से भी पकड़ो इस पूरे में, राउंड 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 12, और रिंकल्ड कितने हैं? 12:4, छोटा कौन है? 4। क्या रेशो आ गई? मैंने क्या कहा था पहले कि वो ना वही रेशो आती है। ऐसे ही दूसरा कैरेक्टर पकड़ लो, कौन सा है दूसरा कैरेक्टर? येलो एंड ग्रीन। येलो देखो कितने और ग्रीन देखो कितने हैं, और फिर उनका अनुपात निकालो। पकड़ो, कितनी रेशो आ रही है? 3:1। तो यानी कहने का अभिप्राय ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने प्ले कर लिया, ये चल वैसे ही रहा है जैसे मोनो हाइब्रिड चला था, चल वो ऐसे ही रहा है जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस चला था। अब हमने एक और बात नहीं कह दी कि भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं है, इट इज ए सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब ये लड़के गुना करके दिखाएंगे मुझे एक, हाँ 3:1 की मल्टीप्लाई 3:1 में करके दिखाओ क्या आती है, जल्दी से करो अपनी कॉपी पे सारे, लड़कियां कोई नहीं करेंगी, वो पेन भी नहीं उठाएंगे। 3 देखो इतना आसान कर रहा हूँ, 3:1 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? निकाल के देखो क्या आ रहा है तुम्हारे। तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तुम तीनों मत करो, बाकी करो सारे, देखो कितना आता है तुम्हें। 3:1 की मल्टीप्लाई करो और करके मुझे बताओ कितना आता है। चुप, अभी तेरे से मैं जीरो टाइप की कराऊंगा ना करके यहाँ पे 1:2:1 की, अगर बोल दिया जरा सही। खा लेना जब कर लो। टाइम बाउंड कर देता हूँ, है ना। टिक 1, टिक 2, क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी तो चल रही है बेटा। हाँ कितना आया? 9:1, ठीक है क्या इनका? सब आता है, सब देखो कैसे आया ये, कितना आया तुम्हारा? 9:3:3:1, ये आएगा इसका बैठ। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, कितना आएगा? 9। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा? 1। तो क्या आ गया? 9:3:3:1, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो लिख रखी है ना मैंने, जीनोटिपिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे, जीनोटाइप में भी यही होना चाहिए भाई, जो मोनोटाइप में हुआ है वही, क्या जो फिनोटाइप में हो वही किसमें होना चाहिए। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चे? 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1। चलो अब कर दो, अब तो एक बार सिखा भी दिया मैंने तुम्हें, बताओ जल्दी से क्या आता है? 1:2:1। हो गया,
मैंने कहा मौखिक होगा ये। वहां में मौखिक करना बैठ से आ गया। आप देखोगे जो आपने किया है वो रेशो वो आएगी जो मैंने ये लिखी है, जो मैंने जीनोटाइपिक रेशो लिखी है नीचे, आप रेशो से मैच करेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ए सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दो तरह के सवाल तो आपने सीख लिए होंगे। अब कुछ और फार्मूले मैं बता रहा हूं जो यहीं से रिलेटेड है, यहाँ पे जरूरत नहीं है उनकी, है ना बच्चे? यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिनोटाइप कितने आए ये देखो, फिनोटाइप कितने हैं ये, अगर हम देखें फिनोटाइप कितने हैं ये हैं? कितने आए? 4। और जीनोटाइप कितने आए? 9। टोटल प्रोजनी कितनी आई? 16। ये 16 है। देखो, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ प्रोजनी, नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने थे? 4। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने थे? 4। और इन बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल चुप बैठ जाओ, क्योंकि सारी चीजें सबके लिए नहीं बनी बेटा, है ना? हम वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते, लेकिन आप भी वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, इसलिए सबके लिए अलग। आप इसमें चुप, वरना फिर मैं उधेड़ूंगा। हाँ, अब ये भाई ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी क्वेश्चन था, तो इसे समझना है। कैसे समझे मैं बता दूं, अब तो आगे समझ में है। चलिए, नंबर ऑफ गैमेट्स और फिनोटाइप दोनों के नंबर बराबर ही निकलते हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स और नंबर ऑफ फिनोटाइप दोनों के नंबर ही बराबर निकलते हैं, और इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर n। व्हाट इज n? जहां पर n है नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड। पहले इन्हें लिख लेते हैं फार्मूले को, फिर इन्हें टेस्ट करेंगे कि ये ठीक भी बोल रहे हैं नहीं। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ इज इक्वल टू 3 की पावर है। नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या है? 3 की पावर n। एंड नंबर ऑफ प्रोजनी इजिकल टू 4 की पावर n, और n का मतलब सभी में वही है, हाई। ठीक है, अब ये लेके चले थे आप शुरू में, है ना? एक तरफ ये लिया था ना पेरेंट हमने, अभी अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कौन सा पेरेंट लिया हमने? ये लिया था बच्चों, याद करो, इसका क्रॉस मैंने कराया था ना यहाँ पे, आ रहा है? अब मुझे लगाना है इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए क्या है? नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए क्या है? 2 की पावर n। अब यहाँ पे हाइब्रिड कितने हैं? कोई हाइब्रिड नहीं है, सब प्योर है। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, और 2 की पावर 1 का मतलब सॉरी 1, पूरे का मतलब ये है n की पावर 0 इज इक्वल टू 1।
n की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा 1। तो कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। जो कहानी यहाँ पर है वो यहीं पर है। और फिनोटाइप कितने प्रकार के बनेंगे अगर ये मिले तो? बताओ। आपने देखा था एक ही फिनोटाइप बना था मिलाने के बाद, आर आर वाई वाई। तो फिनोटाइप भी एक ही तरह का बना था कि नहीं बना था? अब इनका आपस में क्रॉस हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, और उसके बाद गैमीट कितने प्रकार के बनेंगे ये दिखाने के, नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स एन की पावर, सॉरी, 2 की पावर एन इजकल टू 2 की पावर एन। अच्छा, यहाँ पे हाइब्रिड कितने हैं देखो, ये हाइब्रिड है कि प्योर है? ये हाइब्रिड है कि प्योर है? तो कितने हाइब्रिड हो गए? तो 2 की पावर 2 का मतलब गैमीट्स कितने प्रकार के बनेंगे? हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था कितने प्रकार के गैमीट्स थे? 4 थे या नहीं थे? 4 प्रकार के गैमीट्स बने थे। 4 प्रकार के गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए और इन्हें प्रोजेनी कितनी बनाई थी टोटल? वो आ जाएगा 4 की पावर है प्रोजेनी, और 4 की पावर 2, एन का मतलब वही हाइब्रिड, भाई इसी से तो बनी ना वो प्रोजेनी। तो इनसे हाइब्रिड 2 थे, तो प्रोजेनी की टोटल कितने हो गए? 16 प्रोजेनी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा चलो, एक फिनोटाइप वही हो गए, जीनोटाइप रह गया, जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप निकालो, 3 की पावर एन, 3 की पावर कितने आ गए? आपने मुझे कितने बताए थे जीनोटाइप? 9 बताए थे। कितने बताए थे? फिनोटाइप कितने बताए थे? 4। और गैमीट्स कितने बताए थे? गैमीट्स और फिनोटाइप के नंबर मैंने कहा था बराबर होते हैं, तो मैंने एक बार निकाल दिया था कि फिनोटाइप निकालोगे और गैमीट्स पूछेगा तो एक ही आंसर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आई। अब जरा मैं एक सवाल दे दूं। ठीक है, एक ही जीन थोड़ा ना होता है क्रोमोसोम पे, बहुत सारे जीन होते हैं। तो इसके लिए आप नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ प्रोजेनिक निकाल के दिखाओ मुझे। चलो सब सब निकालो, सब निकालो जल्दी से, निकालने दो इन्हें। नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ प्रोजेनिक, नंबर ऑफ फिनोटाइप ही निकलवा रहा हूं। टाइप इजकल टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीनोटाइप इजकल टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोजेनी। है चाची, छोटा डब्ल्यू ऐसा लिखा जाता है। जल्दी से निकालो।
लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के और क्रोमोसोम लेंथ के तभी निकलवाएंगे जब लिंकेज पढ़ाएंगे, है? उसके फार्मूले पे भी है। फिलहाल तो ये जो इस पे एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं वो है भी, इस पे और भी है अमेरिकन। अगर एक चीज सही निकाल ली आपने शुरू में तो फिर ये पूरा आसान हो जाता है, और वो चीज है वैल्यू ऑफ एन। अगर वैल्यू ऑफ एन आप सही निकाल लेते हैं तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं है, फिर तो 2 3 4 रह जाता है। कितने बच्चों ने निकाल लिया? 1 2 3 4, बाकी निकालो, जल्दी से निकालो। मुझे पता भी लगेगा किसकी फिजिक्स बढ़िया है ज्यादा, किसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसका ठीक ठाक है ना? निकला, निकल गया। इधर आया किसी का एक का, बता दो किसी एक का आ गया हो तो। आ गया आपका, वेरी गुड, आ गया। चलिए एन बताइए कितना है। देखो ये तो प्योर है भाई, ये तो नहीं काउंट होगा एन में, ये हो जाएगा, ये और ये, तो एन इजकल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 की पावर 2, 3 की, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही ये निकालने हैं, ठीक। एक मैंने शुरू में बताया नंबर से कैसे निकालने हैं, कोई स्पेसिफिक चीज देगा, ठीक है। कल एक चीज और मैं सिखाऊंगा आपको कि कोई कॉम्बिनेशन बिना एक्सपेरिमेंट किए पता लग जाए कि कितना होगा, ठीक। या 16 में वो कितने हैं, है ना, 16 में कोई दूसरे कॉम्बिनेशन वो कितने हैं, 16 में वो कितने होंगे, 9 चूना देखना पड़े वहीं से पता लगा। आगे बढ़े यार, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या आता है बच्चों? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कितना टाइम हो रहा है भाई, जिसे जाना हुआ करे ना वो चुपचाप निकल जाएगा, पियाओ। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। सबसे पहले मेंडल को देखें भाई, मेंडल इतना एक्सपेरिमेंट किया, कब कौन से सन में मेंडल ने अपने पब्लिश किए थे? हैं? एक्सपेरिमेंट का पहले मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया उसने? हैं? 1856 से पब्लिश कब किया? लेकिन 35 सालों तक बेचारे को कोई पहचान नहीं मिली, 1900 तक कोई पहचान नहीं मिली। कुछ कारण थे, जो पहचान ना मिलने के कुछ कारण थे। एक कारण, नंबर 1, संचार की व्यवस्था उतनी अच्छी ना होना जितनी आज की डेट में। भाई आज आप देखते हैं, पहले संचार के मामले क्या था, पत्रिकाएं थी कुछ या न्यूज़पेपर, पत्रिका या न्यूज़पेपर। अब यूरोप के अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हॉलैंड वाले अलग कर रहे हैं, फ्रांस वाले अलग, जर्मन अलग कर रहा है, यूएसए अलग कर रहा है, और कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं,
कैसे पता लगेगा? केवल जब वो अपनी पत्रिका में डालेगा, उसे कोई पढ़ेगा, जो उसने पत्रिका डाल ली है कि भाई मैंने अपने सारी ये चीजें कर ली, उसे पढ़ेगा। आज की डेट में तो क्या है, आज की डेट में तो आप देखें इंटरनेट की कितनी बढ़िया स्पीड, कोई भी डलता है तो इंटरनेट पे आ जाता है, तुरंत पता लग जाता है इसने ये काम किया। इसलिए एक्सपेरिमेंट की तेजी आई है कि किसी ने कोई चीज खोज ली तो उसका यूज करने के लिए दूसरे उससे कंसर्न ले लेते हैं। तो नंबर एक था संचार के साधनों का पर्याप्त संख्या में ना हो। पहला कारण तो सबसे पहला तो यही। दूसरा लॉजिक जो मेंडल का था, मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में जो फैक्टर थ्योरी थी ना उनकी, फैक्टर जिसे हम आज की डेट में क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो फैक्टर हैं बिल्कुल विशिष्ट हैं और बिल्कुल सेपरेट है ना, और वो बिना चेंज हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनमें क्या नहीं होता, मिक्सिंग नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा, उन्होंने उस टाइम पे इसकी बात को नकार दिया कि मिक्सिंग नहीं है। अगर मिक्सिंग नहीं है तो इतनी वेरिएशन वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं मिक्सिंग है, इसी कारण से ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है कि मिक्सिंग नहीं है, मिक्सिंग है। हालांकि बाद में क्लियर हुई कि भाई मिक्सिंग नहीं है, वो सही कह रहा था, और मिक्सिंग है तो वास्तव में क्या हो रहा है बीच में। तो दूसरा प्रभाव इस बात का पड़ा उनकी जो फैक्टर थ्योरी थी। तीसरा, उन्होंने गणित जो घुसा दिया, मैथमेटिक्स जो घुसा दिया बायोलॉजी में। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा यार, बायोलॉजी और उस समय में बायोलॉजी के अंदर मैथ, पागल है, ऐसा भी कहीं होता है? बायोलॉजी बायोलॉजी है, मैथ मैथ है? नहीं कर पाए, नहीं विश्वास किया उनकी बात पे कि भाई इसकी बात विश्वास करने लायक नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में एक और रीजन लिखा है शायद, 4 है रीजन एनसीईआरटी है। वो तो पहला ही है, नंबर 1 पे तो वही है, वेरिएशन का यही हो गया। तीसरा मैथमेटिक्स था, एक और कारण शायद एनसीईआरटी कर रही है गवर्न। हाँ 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 हाँ, उन्होंने कहा फैक्टर दिखाओ। हाँ ये तो मैं, उन्होंने कहा भाई फैक्टर को फिजिकल रूप में दिखाओ, जो फैक्टर फैक्टर गए जा रहे हो और ये परिवर्तित नहीं होते और बने रहते हैं, तो हमें कोई फैक्टर निकाल के दिखाओ। अब उस टाइम पे फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं निकालने का, तो वो बेचारे निकाल के नहीं दिखा पाए, तो लोगों ने उसे निकाल दिया। तो इस प्रकार ये 4 चीजें हैं जिस आधार पे उस समय के साइंटिस्ट ने, उनके समय के साइंटिस्टों ने, रिसर्चरों ने मेंडल्स के कार्य को नकार। लेकिन कहते हैं जो खरा है वो कभी नहीं बदलता, और जो सत्य है वो अटल रहता है। उनकी बातों में, उनके सिद्धांतों में सत्यता थी। सन 1900 में कुछ साइंटिस्टों ने, जिसमें डी वरीज भी थी, कॉरन भी थे, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, है ना, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि भैया जो मेंडल कह रहे हैं वो बात सत्य है। वो बात क्या है, सत्य है। और सटन एंड कोहन, उस समय तक क्रोमोसोम का भी आविष्कार हो चुका। किसका आविष्कार हो चुका था? क्रोमोसोम का भी आविष्कार हो चुका था। क्रोमोसोम फ्लेमिंग ने आविष्कार किए थे, और नाम किसने दिया था? हैं? याद है किसी बच्चे को? द नेम क्रोमोसोम वाइल्ड एयर, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे। वाइल्ड एयर क्या है? वर्ल्ड एयर। अब क्रोमोसोम, क्रोमो का मतलब कलर्ड, यानी ऐसी संरचना जो क्या हो जाती हो, कलर्ड हो जाती हो, ऐसी संरचना। और इन्होंने फिर एक थ्योरी दी, और इन्होंने उस क्रोमोसोम के, भाई ये क्रोमोसोम है ये क्या है, पेयर में, किसमें? क्रोमोसोम क्या है? आज की जो बातें मैं बताऊंगा ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये वही बातें हैं जिनको हमने आधार मान के अब तक आपको जेनेटिक्स सिखाई है। क्रोमोसोम हमेशा किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं। होमोलोगस है ये। किसके बने हैं ये? किसके बने हैं ये? क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के बने हैं।
इस समय सेल डिवीजन का भी आविष्कार हो गया था। सेल डिवीजन का पता लगा। देखो क्या क्या हुआ उस समय में, 19वीं के आसपास क्या क्या हुआ, 1800 से कुछ लेके और 1902-3 तक ये सारी बातें डिस्कवर होगी। क्या क्या हो गया, क्रोमोसोम डिस्कवर हो गया, सेल माइक्रोस्कोप बढ़िया आ गए, सेल डिवीजन डिस्कवर हो गया और सेल डिवीजन से जो क्रोमोसोम का मूवमेंट था वो पता लग गया। यस सर, क्रोमोसोम का जो मूवमेंट था वो पता लग गया। और मेंडल यही तो कह रहे थे कि फैक्टर जा रहे हैं एक से दूसरे में, और मूवमेंट का पता लगा और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस का पता लगा। माइटोसिस और मियोसिस का पता लगने से मियोसिस में कैसे भिन्नता आती है, वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है क्रोमोसोम के जाने से, ये भी बात पता लगी। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स जो है, जो थी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी की सारी धुल गई। तो इसमें हम देखेंगे, आप जानते हैं आज की डेट में कि भैया क्रोमोसोम पेयर पे होते हैं और क्रोमोसोम पे क्या लगे रहते हैं, जीन लगे रहते हैं। एक स्पेसिफिक लोकाई पे जीन लगे रहते हैं और होमोलोगस में भी उसके वहीं लगे रहते हैं जीन। ये किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। और जिस समय में सेल डिवीजन होता है तो डीएनए का मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाता है, डबल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल होते हैं, नो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं, केवल क्या डबल होता है, कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा डबल होती है। ये बात ध्यान रखना है, किसकी मात्रा डबल होती है, डीएनए की। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। अब क्रोमोसोम, अब इनका मूवमेंट देखिए, किनका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का क्या देखना है हमें बच्चे, मूवमेंट देखना है। मूवमेंट कैसे देखना है, पढ़िए समझिए। दो तरह का सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड माइटोसिस एंड मियोसिस। एक मोटी मोटी बात तो पता ही है आप सब बच्चों को, क्या, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसलिए इसे कौन सा डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल। जैसे इक्वेशन होती है ना, उसका मान इक्वल रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें, लेकिन वैल्यू कभी, वैल्यू वही रहेगी। तो इसे हमने कौन सा डिवीजन कहा, इक्वेशनल डिवीजन। और इसमें चूंकि नंबर हाफ हो जाते हैं तो इसे क्या कहा हमने, रिडक्शन डिवीजन। इतनी बात से बच्चों को पता है। इतनी भी बात आपको पता है कि भैया सेल, अगर मनुष्य के केस में मान लिया 24 घंटे में एक बार सेल डिवीजन होता है, कितने में, अगर ह्यूमन के केस में देखें 24 घंटे में एक बार है, तो लगभग 23 घंटे तो उसे किस काम के लगते हैं, प्रिपरेशन करने के लगते हैं सेल, है ना। और 1 घंटे ही एक्टिव फेस होता है, जिसे हम डिवीजन का फेस कहते हैं लगभग, है ना। माइटोसिस, उसमें आपने देखा G1 S एंड G, G1 S एंड एप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेस। कहाँ होता है, एस फेस में होता है, ठीक है ना। ये मोटा मोटा बता रहा हूं, आपने बारीकी तो उसकी पढ़ ली होगी अच्छी तरह से, है ना। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। अब मियोसिस में आए और माइटोसिस में आए तो दोनों के यहीं पे अंतर है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये कुछ फेसिस हैं, है ना। अब जो एनाफेस है, कौन सी फेस है, एनाफेस, वहां क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। यानी अब यहाँ यहीं पे हमें समझना है, बस यहीं पे सारा खेल है। दोनों की अगर हमें एनाफेस समझ में आ गई ना, स्प्लिटिंग समझ में आ गई, तो हमारा काम ठीक हो गया। अगर स्प्लिटिंग ये समझ में नहीं आई तो हमारा काम गड़बड़ हो। ये हमारा क्रोमोसोम है,
4 क्रोमोसोम के लिए बताइए मैंने, दोनों में बराबर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए। यही वही सेल ये है, ये माइटोसिस हो रहा है और उसी सेल में क्या हो रहा है, म्यूसिस हो रहा है। अंतर समझिए कहां है। सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मैंने शुरू में आपको बताई थी, अगर याद हो आपको, बीच में सेंट्रोमियर होता है वहां पे। अब यहां पर मान लिया 4 ये हैं क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 4। तो भैया ये जो स्पिंडल बन रहा है और स्पिंडल फाइबर है, तो 4 से ऊपर जुड़ा है और 4 से नीचे जुड़ा है। 4 से ऊपर जुड़ा है, 4 से यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो 2 इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। ऊपर कितने गए, नीचे कितने आए, 4। क्रोमोसोम ऊपर कितने गए, 4। नीचे क्रोमोसोम कितने गए, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपना पूरक बना लेगा, बाद में अपना सिस्टर बना लेगा। ठीक है, जब ये होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हुए, एन इजिकल टू 4 था, एन इजिकल टू 4 था। तो ये जो सेल बनी, ये जो सेल बनी, 4 इसमें रह गए और 4 इधर चले गए। आगे बात समझ में है, आ गई। अब इसकी जो मेटाफेज फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट है, वही होता है खेल, एनाफेज सेकंड में नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पे पहले तो पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम होगी। भाई एक का होमोलोगस भी तो होता है ना, दूसरा टेट्राड बनने वाली जो कंडीशन है, हाँ? तो ये और ये इसका होमोलोगस था, ये तो यहाँ पे पेयरिंग बन गई। यहाँ पे 4 ऊपर थे, 4 नीचे, क्या स्पिंडल। यहाँ पे कितने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, स्पिंडल की संख्या भी हाफ हो गई। और यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम खींच के जाएगा, पूरा क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो पहले ही मामले में क्या हो गया, जो होमोलोगस में थे पेयर बदल बदल गए, एक होमोलोगस में से उधर चला गया, एक होमोलोगस में से इधर। यानी अगर क्रोमोसोम होमोलोगस थे, समझिए बात को, क्रोमोसोम कैसे थे, होमोलोगस थे, होमोलोगस थे। ये डब्लू, यहां पे भी डब्लू है, यहां पे भी डब्लू था। तो 2 सेल बनी, एक डब्लू ऊपर, एक डब्लू नीचे। अगर एक में कैपिटल है, एक में स्मॉल है, तो एक में कैपिटल, एक में स्मॉल, जो मेंडल कह रहा था। मेंडल यही तो बात कह रहा था, स्प्लिटिंग होती है उनकी वो। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम कितने रह गए, ऊपर कितने रह गए बच्चे, 2, और नीचे कितने रह गए, 2। समझ में आई ये बात। अब सेकंड जो होगा इसमें, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सेकंड होगा वो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, माइटोसिस इसके बाद 2 के बाद ये बिल्कुल ऐसा होगा। तो वहां पे तो भैया ये आगे पीछे खींचेंगे तो 4 गैमीट्स बन जाएंगे। लेकिन आधों में ये वाला क्रोमोसोम है, आधे में ये वाला है, आधों में ये है, आधों में। और ये भी प्योर आधा आधा नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होके ये घटना हुई है, यानी उसमें भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ गया। तो यही छिपी है वो दास्तान जो कि मेंडल अपने टाइम में समझाने में असफल रहे थे, लेकिन किसने समझा दिए, सटन एंड पॉवेरी ने अपनी थ्योरी से। अब क्रोमोसोम पे, जो क्रोमोसोम की कहानी है वही जीन की कहानी है, जो क्रोमोसोम की कहानी है वही, क्रोमोसोम होमोलोगस है, पेयर में है, जीन भी होमोलोगस है, पेयर में। उनकी स्प्लिटिंग भी सेपरेटली है, सेग्रीगेशन इंडिविजुअल है। यहाँ पर भी सेग्रीगेशन क्या है बच्चे, इंडिविजुअल है। क्लियर। तो जो फैक्टर के बारे में मेंडल समझाना चाह रहे थे, वो बात सटन एंड बोवेरी ने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी में समझा दी, यानी क्रोमोसोम को इनहेरिटेंस में उन्होंने पक्का कर दिया। बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं है, यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछिए, शॉर्ट में दोबारा देखिए। मोट सारी कहानी यहां छिपी है, सारी कहानी क्या छिपी है यहाँ। भैया 2 तरह के डिवीजन है, एक डिवीजन ग्रोथ कराता है, दूसरा डिवीजन गैमीट्स बनाता है। गैमीट्स का मतलब ये है, गैमीट्स बनते क्यों है, ये कहानी छिपी है। मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस है,
किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि वेरिएशन लाना है। हर एक चीज चाहती है चेंज हो हमेशा। कोई चीज अगर लंबे समय तक स्टेबल रहे ना तो उसमें दुर्गंध उठने लगती है ना। कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो यहां पर क्या हुआ कि भैया चेंज लाना है प्राणियों में, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। तो उस चेंज के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? गैमीट। भैया आधे गैमीट्स माँ से, आधे गैमीट्स बाप से, और जब वो मिलके कोई नया प्राणी बनाएंगे तो एक चेंज तो यहीं पर है। क्योंकि जो नया बन रहा है वो पूरा ना तो माँ है ना पूरा बाप वाला है, वो तो अलग है। तो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाफ हाफ तो यही करती बात। अब उससे आगे आई कि एक ही पेरेंट्स में भी विभिन्नता है। चलो ठीक है, एक ही माँ बाप की संतानें हैं, आधे माँ से गए आधे बाप से गए, तो वो तो सारे नन्हे मुन्ने एक जैसे होने चाहिए थे। वो भी क्या है? अलग अलग है। तो वो कहानी कहाँ है भाई? वो कहानी तो यही है, क्रॉसिंग ओवर में है। अब आप जानते हैं कि सपोज कीजिए स्पर्म है, कितने कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें? 23। और ये जाइगोट है, कितने होंगे इसमें? 23। और सॉरी, जाइगोट कह रहा, एग है 23 और जाइगोट बन गया, कितने हो गए? 46। अब ये जाइगोट दो तरह से डिवीजन करेगा। कब? एक तो शुरू में करेगा जब उसे क्या करना है? नंबर बढ़ाने, अपनी अपने आकार को बड़ा करना है। आकार को बड़ा करने के लिए क्या होता है? माइटोसिस। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मान लिया, यहाँ पे मैंने 46 तो यहाँ नहीं दिखा सकता था मैं, हालांकि बना सकते हैं, लेकिन कंपेयर कीजिए। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, अगर 46 होते तो लाइन में कितने सज जाते हैं? 46। आपकी लाइन में कितने सजेंगे? 46 सजेंगे पूरे के पूरे इस पे सेल के अंदर। और उन्हें खींचने के लिए क्या चाहिए? स्पिंडल फाइबर भी चाहिए। इधर वाले इधर खींचेंगे, इधर वाले इधर, तो 46 ऊपर 46 नीचे। यहाँ पे 4 थे तो 4 ऊपर 4, टोटल कितने हो गए? 4 8। क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इन, दे देंगे इसमें 2 एन नंबर इतने हैं, तो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस एंड नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इन मियोसिस कितने कितने होंगे? ठीक है ना। अब ये जब बटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें एक ही प्राणी के क्रोमोसोम है जाइगोट में। तो जब ये जाइगोट बन गया तो इस जाइगोट का जो सेटलमेंट है, 46 के 46 क्रोमोसोम लगे हैं लाइन में, कोई पेयरिंग नहीं हुई क्रोमोसोम्स की। तो 46 का एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, यानी जो इस जाइगोट का कंस्टिट्यूएंट है, इससे जो दो सेल बनेंगी वो सेम यही होंगी, इनमें तो कोई वेरिएशन नहीं होगा है, जब तक इनमें म्यूटेशन ना हो जाए। जब तक कोई वेरिएशन नहीं होगा, जब तक कोई म्यूटेशन, क्योंकि ये जब डिवीजन हो रहा था, जब ये स्प्लिटिंग हो रही थी, तब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तब तक कोई चेंज इसमें नहीं आ। और अगर आएगा तो ये लोकल रहेगा, क्योंकि ये आगे नहीं भेज सकती इस चेंज को, क्योंकि ये तो कैसी सेल है? सोमेटिक सेल। अगर आपकी सेल, आपको लगा कि एक सेल में तिल निकल गया तो उसमें म्यूटेशन हो, तो उतने हिस्से नहीं रहना है। वो आपकी जर्म सेल को अफेक्ट नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? नहीं कर रहा। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे जो ये 46 थे ना, इन्होंने पहले 23 जोड़ियां बनाई अपनी। क्या बनाई? कि माँ से जो आए वो अलग हो जाओ, बाप से जो आए वो अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, और फिर दो हिस्सों में बट गए। लेकिन फिर क्या फायदा? तो फायदा ही नहीं है सर, है ना। नहीं, फायदा तो है, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, बटो, लेकिन बटने से पहले आपस में कुछ चेंज कर लो, लेन देन कर लो अपने। वो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होके ये जो सज गए हैं यहाँ पर, अब ये बिल्कुल वो नहीं है जो ये थे, अब ये बदल चुके हैं उससे। यहाँ के और यहाँ के कंसोनेंट में फर्क आ चुका। क्यों फर्क आया? ये क्योंकि क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में फर्क आया, लेकिन अब ये 46 नहीं बने, यहाँ 46 की लाइन नहीं लगी। कितने की लाइन लगी? 23 के ऊपर 23 के नीचे, और कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई इसकी। सेंट्रोमियर की कोई, पूरा का पूरा गुणसूत्र क्या खींच के, पूरा का पूरा गुणसूत्र ऊपर और पूरा का पूरा गुणसूत्र नीचे। हाँ, यहां पर, जहां पर जो मैं बात बता रहा हूं उसे भी जरा समझिए। एक यहीं पे खेल होता है लाइन में लगने का। जब तुम्हें कहते हैं ना, लड़कों की लाइन अलग, लड़कियों की लाइन अलग, और लड़के ने देखा यार लड़कियों की लाइन में कुछ ज्यादा माल मिल रहा है, तो एक आधा लड़का उधर से उधर आ गया, लाइन में लग गया वो,
और काम कर। तो ये मैंने कहा ही तो है कि लड़के अलग हो जाओ, लड़के अलग हो, उससे आने वाले अलग, इससे आने वाले अलग हो जाओ, है ना? तो यहीं पर भी कुछ चेंज हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ चेंज हो सकता है। ये सारे चेंज आगे चल के म्यूटेशन वगैरह को दावत देते हैं, है ना? क्रोमोसोमल चेंज को दावत देते हैं, क्रोमोसोम ही बदल जाते हैं, एक के बजाय दो क्रोमोसोम चले गए या एक गायब ही हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। ये कहानियां बाद में चलती है, लेकिन वो कहानी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ केवल वही पॉइंट जो आप सीखना चाहते हैं। तो भैया 23 ऊपर 23 नीचे है, 23 ऊपर चले गए, 23 कितनी सेल बन गई? दो। माइटोसिस क्या, मियोसिस रिडक्शन हो गया, माइटोसिस 1 हो गया। अब इसमें डबल होता है, फिर दोबारा होगा। अब ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे होगा। अब इसमें कितने गुणसूत्र रह गए? 23। एक में कितने रह गए? तो कितनी लाइन लगेंगी? 23। 23 ऊपर 23 नीचे। अब वहां पे स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिट होके चले गए। तो भैया एक से कितने बन गए? दो। और ये तो दो थे, दो से कितने बन गए? चार। अब ये जरूरी तो नहीं क्रॉसिंग ओवर जैसा इसमें हुआ ऐसा ही इसमें हुआ होगा, सब में अलग अलग हुआ होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जो डिग्री है, कितना क्रॉसिंग ओवर है, कितने केज मेटा बने, एक बना, दो बने, तीन बने, जितना लंबा क्रोमोसोम है क्रॉसिंग ओवर की संभावना भी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतनी ज्यादा चेंज आएगी, और तब जाके चार प्रकार के गैमेट्स हमें मिल जाएंगे। ये प्रोसेस है सर, ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है, बहन भाई का ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रोसेस है। हाँ, वो जो आप पूछ रहे थे, जो हम बनाते हैं चेकर बोर्ड के द्वारा बनाते हैं ना, वो यही प्रोसेस है। समझ में आ गया? अब क्लियर हुआ सब बच्चों को? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कोई प्रश्न है पूछिए, फिर थ्योरी है तो पूछ लीजिए। कौन कौन ठीक है, चलिए फिर ठीक है, तो थैंक यू।